नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजय भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारी इस शैक्षिक यात्रा के सहयात्री बनने का एक आह्वान। हमारे इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर एक राष्ट्रव्यापी या वैश्विक बहस चलती रहती है सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों पर, और एक हैशटैग संस्कृति का विकास होने लगा है। तो आइए हम चर्चा करें इसी सोशल मीडिया के माध्यम से जो सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों के नए दौर की शुरुआत हुई है उसके बारे में। ऐसा नहीं है कि सामाजिक राजनीतिक आंदोलन सोशल मीडिया के उदय के पहले नहीं थे। सोशल मीडिया के विकास के बहुत पहले से ही, कई शताब्दियों पहले से, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के अनेक देशों में क्रांतियों का सूत्रपात हुआ। नए नए सामाजिक राजनीतिक आंदोलन हुए, उनके स्वरूप संदर्भ अलग अलग थे। वे आंदोलन सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए थे, वे आंदोलन सामाजिक विकृतियों को दूर करने के लिए थे, वे आंदोलन राजनीतिक जीवन में शुद्धता के लिए थे, वे आंदोलन महिलाओं को मताधिकार देने के लिए थे, वो आंदोलन महिलाओं के अधिकारों की पुनर्स्थापना को लेकर के थे। कोई भी सामाजिक आंदोलन जब चलता है तो उसके पीछे एक संगठन होता है, एक नेतृत्व होता है, व्यापक जनहित के मुद्दों को लेकर के वो आंदोलन किया जाता है, उसमें एक सामूहिकता का भाव होता है। वो आंदोलन एक परिवर्तन को ध्यान में रख करके होते हैं। वे आंदोलन पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के मुद्दों पर केंद्रित होते हैं। जब राजा राम मोहन राय ने उन सामाजिक विकृतियों का विरोध करना शुरू किया, सती प्रथा का विरोध करना शुरू किया, विधवा विवाह का समर्थन शुरू किया, उस समय भी उनके विरोध में कई स्वर तेजी से उठ रहे थे। ये आंदोलन एक जनमत का निर्माण करते हैं। ये आंदोलन जो नेतृत्व में हमारे नीति निर्माता हैं उनको कहीं ना कहीं सेंसिटाइज करते हैं ताकि वो एक सम्यक निर्णय ले सके, और ये राष्ट्रव्यापी और वैश्विक बहस को प्रारंभ करते हैं। ये आंदोलन एक सामाजिक राजनीतिक दबाव को पैदा करने के लिए होते हैं। अब हम उस प्रस्तर युग से डिजिटल युग में पहुंच गए हैं। डिजिटल दौर ने हमारे संवाद और संचार के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे फेसबुक है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे इंस्टाग्राम है, या कितनी तरह के ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं दुनिया भर में, जिन्होंने अपने अपने ढंग से उन आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार की है, जन सामान्य को संगठित किया है। ये मंच विचार विमर्श की प्रक्रिया के या उन लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनकी स्थापना के लिए भी एक प्रभावशाली मंच के रूप में उभरे हैं। यह एक खुला मंच है, लेकिन ऐसा नहीं है इसके साथ सारे फायदे ही फायदे हैं, इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। जब इस मंच का दुरुपयोग होता है तो उसके बहुत गहरे नुकसान भी होते हैं। चाहे हम भ्रामक सूचनाओं की बात करें, मिस इन्फॉर्मेशन, चाहे हम दुष्प्रचार की बात करें, डिस इन्फॉर्मेशन, या हम विकृत सूचनाओं की बात करें, मॉल इन्फॉर्मेशन, इस तरह की जो प्रवृत्ति है भ्रामक और दुष्प्रचार की, वो समाज में कितनी घातक हो सकती है। वो समाज की व्यवस्था को चौपट कर सकती है, वो समाज में हिंसात्मक वातावरण को पैदा कर सकती है। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी चुनौती है इसमें किसी तरह का नेतृत्व नहीं होता है। एक दौर था जब गांधी की आवाज पर पूरा देश उनके पीछे खड़ा हो जाता था, लेकिन सोशल मीडिया में ये एक चुनौती है, क्योंकि ये सब उस आभासीय मंच पर हो रहा है तो कोई बहुत एक प्रभावी नेतृत्व कई बार नहीं मिल पाता है। ये आंदोलन बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं, एकदम शुरू होते हैं, अनायास समाप्त हो जाते हैं, ज्यादा टिकाऊ नहीं रह पाते। स्पष्ट नेतृत्व के अभाव में मूल उद्देश्यों से कई बार भटक जाते हैं, सटीक और सारगर्भित परिणाम नहीं निकलते हैं। इस तरह के आंदोलन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अधिकारी किस समूह से बात करें, क्योंकि ये आंदोलन बिखरा हुआ है, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरी दुनिया में फैलता है। तो एक किसी ऐसी एजेंसी या समूह के साथ वार्तालाप संभव नहीं हो पाता है, लेकिन ये मंच कम से कम एक वैचारिक चेतना को जगाने के लिए बाध्य करता है। एक तरह से सामूहिक रूप से संवाद की परंपरा को शुरू करता है, ताकि जो लॉ मेकिंग एजेंसियां हैं, जो कानून निर्मात्री संस्थाएं हैं, वो इस दिशा में विचार मंथन कर
उचित निर्णय ले सके। इस माध्यम की सबसे बड़ी चुनौती है एक इको चैम्बर की स्थापना। आप जिस तरह की सामग्री को सर्च करते हैं, उसी तरह की सामग्री आपको बार बार मिलती रहती है और आपके पूर्व निर्धारित दृष्टिकोण को ही वो और अधिक पुष्ट करती है। इस सारे उपयोग दुरुपयोग के मध्य इतिहास में अनेक क्रांतियां हुई हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख क्रांतियों की चर्चा करेंगे, जिनके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने दुनिया भर में एक प्रयास किया है एक बदलाव की दिशा में। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं अरब स्प्रिंग की। सोशल मीडिया की दुनिया की यह पहली ऐसी क्रांतिकारी लहर थी जिसने कुछ तानाशाहों की सत्ता को समाप्त कर दिया। अरब स्प्रिंग को आप 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना मान सकते हैं। यह आंदोलन 2010 के अंत में शुरू हुआ ट्यूनीशिया से। ट्यूनीशिया का एक छोटा सा शहर सीदी बोजिद, एक फल विक्रेता जिसका नाम था मोहम्मद बुआजीजी, पुलिस अत्याचारों से यह पीड़ित और व्यथित था और उसी व्यथा उसी पीड़ा में उसने आत्महत्या कर ली। उसके उस आत्महत्या का परिणाम यह निकला कि पूरा शहर पूरा देश सड़कों पर आ गया। तत्कालीन शासन व्यवस्था के खिलाफ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और मानवाधिकार हनन के मुद्दों को लेकर के सोशल मीडिया के माध्यम से जो संगठन तैयार किया गया था, विशेषकर फेसबुक के माध्यम से उस समय, उसने उस जन समूह को आंदोलित कर दिया। उसका परिणाम हुआ ट्यूनीसिया के राष्ट्रपति जिन अल अबिदीन बेन अली, उनके 23 साल की तानाशाही की व्यवस्था समाप्त हो गई। उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा। शायद सोशल मीडिया से उत्पन्न एक क्रांति का यह पहला प्रभावी परिणाम था। यह क्रांति ट्यूनीशिया तक नहीं रुकी, और भी देशों में फैलती चली गई, जैसे मिस्र, लीबिया, यमन, सीरिया और बहरीन। इन सभी देशों में लोग सड़कों पर निकल गए। ट्यूनीशिया में सरकार के पतन के बाद मिस्र में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तहरीर स्क्वायर पर हुए विरोध प्रदर्शनों ने तत्कालीन राष्ट्रपति होस्नी मुबारक की 30 साल की शासन व्यवस्था को चुनौती दी और उनके उस तानाशाही शासन का अंत होता है। एक और विजय, जहां जनता ने प्रतिकार किया, विरोध किया और उस तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ चलाया गया वो आंदोलन अपने सफलता के उत्कर्ष पर पहुंचा। यह आंदोलन लीबिया में भी पहुंचा। लीबिया के राष्ट्रपति मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन हुए और अंततः उनकी हत्या कर दी गई। यमन में राष्ट्रपति अली उब्दल्लाह सालेह को भी सत्ता छोड़नी पड़ी और सीरिया में तत्कालीन शासक बशर अल असद के खिलाफ गृह युद्ध शुरू हो गया और सीरिया अभी भी उस गृह युद्ध की चपेट में है। तो देखिए आपने किस तरह से इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एक तानाशाही व्यवस्था को झुकने के लिए मजबूर किया गया। जन विरोध के कारण कुछ देशों की सफलता के आधार पर हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि यह आंदोलन सभी देशों में सफल रहा। दुनिया के अनेक ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र की स्थापना के लिए युवाओं ने आंदोलन किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, वो आंदोलन कुचल दिए गए। लेकिन यह तो आपको मानना ही पड़ेगा कि अरब स्प्रिंग ने इस बात को प्रतिपादित किया है कि कोई भी शासन व्यवस्था जनता के स्वर को बिना सुने नहीं रह सकती। उन्हें जनता के विचारों का, जन आंदोलनों का कहीं न कहीं विचार करना होगा, उनकी भावनाओं को समझना होगा, उनके सहयोग समर्थन से शासन व्यवस्था को और प्रभावी बनाना होगा। शासन व्यवस्था को संवेदनशील होना पड़ेगा। यह आंदोलन इस बात के प्रतीक है। जनता ने यह संदेश दिया है कि हम चाहें
तो देश का भविष्य बदल सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं मी टू आंदोलन की। मी टू आंदोलन ने दुनिया भर में नारी शक्ति की आवाज को बुलंद किया है। 2017 में यह आंदोलन शुरू हुआ था, जब हॉलीवुड की अनेक अभिनेत्रियों ने मशहूर फिल्म निर्माता हार्वी वाइनस्टीन पर यौन शोषण के आरोप लगाए। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन महिलाओं ने अपने साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के बारे में खुल करके चर्चा की और अपने उन अनुभवों को साझा करने के लिए उन्होंने हैशटैग मी टू का प्रयोग किया। और इसी हैशटैग की संस्कृति ने दुनिया भर में महिलाओं को यह ताकत दी कि वह अपने विरुद्ध होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाएं। मी टू आंदोलन की शुरुआत वैसे 2006 में हो गई थी, जब एक सामाजिक कार्यकर्ता तराना बर्क ने इसे शुरू किया था। लेकिन 2017 में सोशल मीडिया के उपयोग के माध्यम से इस आंदोलन को वैश्विक व्यापकता दी गई। अभिनेत्री एलिसा मिलानो अपने ट्विटर अकाउंट से महिलाओं से यह आग्रह किया कि वे अपने यौन उत्पीड़न के बारे में मी टू हैशटैग के साथ अपने अनुभव साझा करें। इसके बाद लाखों महिलाओं ने इस हैशटैग मी टू का उपयोग करते हुए उत्पीड़न के बारे में जानकारी दी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 85 देशों के 23 लाख लोगों ने ट्वीट किए। फेसबुक पर 24 मिलियन से अधिक लोगों ने 77 मिलियन पोस्ट अपलोड की। मी टू आंदोलन ने जब इस समस्या को उठाया तो अनेक देशों की सरकारें सक्रिय हुई और यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए। इस आंदोलन के कारण दुनिया भर में अनेक सेलिब्रिटीज और नेताओं को झुकना पड़ा। अपने आचरण के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया और उन्हें अपने पदों से इस्तीफा तक देना पड़ा। एक तरह से इस आंदोलन ने महिलाओं को चुप्पी तोड़ने का संदेश दिया। हालांकि इस आंदोलन को लेकर के भी कई मंचों पर विरोध भी किया गया और यह भी आरोप लगाया गया कि इस आंदोलन का उपयोग झूठे आरोप लगाने के लिए किया जा रहा है। इन सब कमियों के बावजूद मी टू आंदोलन ने नारी शक्ति को एक प्रभावशाली मंच दिया है। इसी तरह का एक आंदोलन था ब्लैक लाइव्स मैटर। यह आंदोलन नस्लीय न्याय पर केंद्रित है। ब्लैक लाइव्स मैटर एक ऐसा वैश्विक आंदोलन है जो अफ्रीकी अमेरिकन समुदाय के खिलाफ हो रहे नस्लीय भेदभाव और पुलिस बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाता है। यह आंदोलन 2013 में शुरू हुआ था, जब जॉर्ज जिम्बरमैन को एक निहत्थे किशोर अश्वेत ट्रेवॉन मार्टिन की हत्या के मामले में बरी कर दिया गया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर एक अभियान शुरू होता है। इस अभियान ने पूरे अमेरिका सहित दुनिया भर में नस्लीय न्याय की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया गया। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन की शुरुआत 3 अश्वेत महिलाओं अलीशा गार्जा, पैट्रिस कूलर्स और ओपल टेमोरी ने की थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अश्वेत लोगों के खिलाफ जो उत्पीड़न किया जा रहा है, जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उनके खिलाफ हिंसा और नस्लीय भेदभाव किया जा रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष किया जाए। ट्रेवन मार्टिन की हत्या के बाद इन महिलाओं ने सोचा कि अश्वेतों के जीवन को महत्व नहीं दिया गया है। इन देशों में अश्वेतों के जीवन की कोई कीमत नहीं है और इसी मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। 2014 में मिसूरी राज्य के फर्ग्यूसन में माइकल ब्राउन नाम के एक और अश्वेत व्यक्ति की हत्या कर दी गई। यह हत्या पुलिस ने गोली मारकर की थी। इस घटना के बाद ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन और तेज हो गया। अमेरिका के अनेक शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू किए गए। इन विरोध प्रदर्शनों ने
नस्लीय भेदभाव के संदर्भ में जागरूकता का प्रचार प्रसार किया। पुलिस हिंसा और कानूनी प्रणाली के बारे में लोगों को समझाया। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ने नस्लीय भेदभाव को लेकर के पूरी दुनिया में सरकारों का ध्यान आकृष्ट किया, आम आदमी को उसके प्रति संवेदनशील बनाया। इसी आंदोलन का परिणाम था कि नस्लीय भेदभाव को कम करने के लिए कानून बनाए जाने लगे। विभिन्न शहरों में और राज्यों में पुलिस की कार्यप्रणाली की विवेचना की गई, उसमें सुधार के लिए प्रयास किए गए। पुलिस अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए कानून बनाए गए। 2020 में जॉर्ज लॉयलॉर्ड की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। यह आंदोलन और तेजी से भड़क गया। पूरे अमेरिका में तीव्र विरोध प्रदर्शन हुए। अमेरिका में इस नस्लीय आंदोलन के प्रति उठते हुए विरोध ने लोगों को जागरूक किया और इसका समर्थन करने के लिए मजबूर किया। हालांकि यह आंदोलन भी कुछ लोगों की आलोचना का शिकार रहा, लेकिन हम कह सकते हैं कि इन आंदोलनों ने इस तरह के मुद्दों के प्रति एक सोच को विकसित करने का प्रयास अवश्य किया है। इस आंदोलन ने पुलिस बर्बरता और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया है। नस्लीय न्याय की मांग का पुरजोर समर्थन किया गया है। सरकारों को इस दिशा में गंभीरता से सोचने के लिए विवश किया गया है। यह आंदोलन दुनिया भर में मानवाधिकार के लिए लड़ रहे संगठनों के लिए एक नई ताकत बनकर आया। यह लड़ाई केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन सभी समुदायों के लिए प्रेरणा का आधार बनती है जो इस चुनौती से कहीं जूझ रहे थे, लड़ रहे थे। ऐसे बहुत सारे आंदोलनों की चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने केवल 3 आंदोलनों का जिक्र करके इस बात को रेखांकित करने की कोशिश की कि इन माध्यमों में अद्भुत सामर्थ्य है। इसमें कई कमियां होंगी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हर नई तकनीक अपने साथ नई चुनौतियों को लेकर के आती है। हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, तो अपनी कुछ चुनौतियां हैं। हर माध्यम में अपार संभावनाएं हैं, तो कहीं नकारात्मकता भी है। इसमें तकनीक का दोष नहीं है, दोष हमारे सोच और हमारी क्षमताओं का है। यदि हम इन माध्यमों का सकारात्मक तरीके से उपयोग करेंगे, तो निश्चय ही मानव सभ्यता के लिए ये कल्याणकारी सिद्ध होंगे। इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।